दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप सबका बहुत आभार, जिस प्रकार से आपने हमारी अब तक की यात्रा में सहयोग दिया है। अब तक हम लोग 101 एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और आज ये हमारा 102वां एपिसोड है। और आज हमारे मेहमान बेहद खास हैं। आज फिर हम लोग दक्षिणी भारत की तरफ मूव कर रहे हैं और गोड जोन कंट्री के नाम से हम सब जानते हैं केरला को जाना जाता है, और वो नेचुरली इतना अच्छा प्रदेश है और वहां के लोग उससे भी कहीं अच्छे हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं सजीव नायर साहब। स्वागत है नायर साहब। थैंक यू सुरेंद्र वत्स। मैं आपका जो चैनल तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट पिछले 3-4 महीने से देख रहा हूं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक सेंस ऑफ प्राइड बिल्ड करने के लिए, इनफैक्ट यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब सुरेंद्र वत्स जी। थैंक यू सो मच नायर सर। आपके आने से हमारे व्यूअर्स बहुत खुश हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स में पढ़ना चाहता हूं। संदीप जतोर लिखते हैं, वाओ ग्रेटेस्ट न्यूज, दिस सेशन इज गोइंग द मोस्ट इंफॉर्मेटिव एंड आई ओपनिंग। नवजीत रॉय ने लिखा है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट दिस प्लेटफॉर्म। वोल्टन वैली फैमिली से अनिल ने लिखा है, वाओ ग्रेट न्यूज, बड़ा मजा आएगा। और बहुत सारे लोगों ने वेलकम किया है सर आपको, बहुत सारे लोगों ने हेलो बोला है। सो बहुत उत्साहित हैं सर। और मैं पर्सनली आपसे बहुत प्रभावित हूं। देखिए, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो हमें ये बताया गया कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अब सीखने के लिए उस समय जो बेस्ट मीडियम था वो थी ऑडियो टेप्स। तो हमने कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमारी कंपनी में तो ऑडियो टेप थे नहीं उस समय, तो हमने देखा यार ऑडियो टेप डायरेक्ट सेलिंग की कहाँ पे मिल सकती हैं। तो शुरुआती दिनों में जो मैंने ऑडियो टेप सुनी उसमें सर मैंने आपको बहुत सुना, आपकी टेप्स को बहुत सुना। और ये मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है कि जिनको सीख के मैं आगे बढ़ा, आज इस लेवल पे आया हूँ, मौका मिला मुझे इंडस्ट्री को सर्व करने का, तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। पहले तो आप आभार स्वीकार कीजिए, आपका बहुत आभार कि आपने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला है। आपकी वो जो टेप्स थी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और दूसरा सर, मैं पर्सनली आपकी जर्नी को जानने के लिए बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि वहां उस टेप की जो जर्नी है ना सर, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन पिछले 20 साल में क्या हुआ वो मेरे लिए भी एक क्यूरियोसिटी है जानने की। तो प्लीज एक बार अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए, अब तक का सफर कैसा रहा। थैंक यू वत्स जी। जो भी आपका जो गुड वर्ड्स जो भी आपने एक्सप्रेस किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं कहना चाहूँगा यानी कि हम सब इंस्ट्रूमेंट्स है भगवान की हाथ में। जैसा नहीं है कि मेरा कुछ नॉलेज आपको मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉलेज तो है इस यूनिवर्स में, तो नॉलेज की कोई शॉर्टेज नहीं है। नॉलेज तो अबंडेंटली अवेलेबल है। तो हम सब इंस्ट्रूमेंट्स है उस ऑलमाइटी के हाथ में। और आई एम सो हैप्पी, डिलाइटेड टू नो दैट मेरे वजह से अगर कुछ जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आया है तो डेफिनेटली आई थैंक गॉड फॉर दैट। और लाइफ के बारे में कहूँ तो मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ केरला में। और मेरा जो एजुकेशन और सब तो मलयालम मीडियम नॉर्मल लोकल लेवल लैंग्वेज में हुआ है। और उसके बाद लेकिन मेरे ख्याल से एजुकेशन केरला में तो आपको पता होगा कि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस एजुकेशन के ऊपर देते हैं। तो इसलिए ही मैंने तो मास्टर्स एनालिटिकल केमिस्ट्री किया, उसके बाद मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया। और उसके बाद मेरा जो कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हुआ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, और वहाँ से मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, वो मेरा ड्रीम जॉब था। और दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने का अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। और वहाँ से मैं पब्लिकेशन इंडस्ट्री में गया और इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिकेशन हाउसेस में काम करने का मौका मिला। और लास्ट मैंने भारत पेट्रोलियम में काम किया। और सब इतने लॉन्ग पीरियड तो काम नहीं किया, सब मैनेजमेंट पोस्ट में ही था। लेकिन मैं तो कुछ तो तलाश कर रहा था, यानी कि कुछ तो मैं कुछ तो मिसिंग था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो खुद ही करना है, समथिंग टू डू,
समथिंग आई नीड टू डू बाय माई सेल्फ, वी कॉल इट एज बिजनेस, और जो भी है उस टाइम मुझे तो बिजनेस के बारे में कुछ पता भी नहीं था। उस टाइम बिजनेस करने के लिए तो पैसे की जरूरत भी है, और उस टाइम उस तरह का जो मैं कर रहा हूँ 97-98 पीरियड के बारे में, और 94-95 में मेरा मैरिज भी यंग एज में हुआ, और हम दोनों एक्चुअली सेम ओपिनियन में था, यानी कि कोई लाइबिलिटी ऐसा कुछ चीजें हमारे फैमिली में नहीं था, फिर भी जॉब से भी ज्यादा कुछ कर सकते थे, उस तरह का सोच तो हम दोनों के मन में थे। और उसी टाइम पे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, डायरेक्ट सेलिंग मुझे कुछ भी पता नहीं था उस टाइम। दुनिया का लार्जेस्ट एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंडिया में लॉन्च कर रहा था 97-98 पीरियड में, उस टाइम किसी ने मुझसे इसके बारे में बात किया। इनफैक्ट मैं उसको जाके मिला, यानी कि मैं उतने इस चीज के ऊपर कुछ करने के लिए कुछ उतना तलाश कर रहा था उस टाइम। जैसे कि लास्ट में जॉब किया था वो जो पेट्रोलिंग कंपनी में है, भारत पेट्रोलियम में, जो मैनेजमेंट पोजीशन में, वहां पे तो अच्छा, यानी कि यू गेट, दे टेक केयर ऑफ यू वेरी वेल, यानी कि आपका जो भी सैलरी है वो सब चीजें बहुत जबरदस्त। फिर भी तो दैट वाज अ टाइम, फर्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक्सपोज हुआ, और किसी ने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया, मुझे अच्छा लगा है ना। उन्होंने बहुत सारे चीजें कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ 50,000 रुपए तक सुना, क्योंकि मुझे चाहिए था 50,000 रुपए। अगर 50,000 रुपए मुझे उस टाइम 98 में मिला तो मैं तो जॉब छोड़ सकता था। तो उस तरीके से मैंने शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उस टाइम कुछ भी नहीं था, यानी कि रिसोर्सेस, यानी कि कुछ भी नहीं था, इंडिया वाज स्टार्टिंग, जहां पे 2-3 अदर कंपनीज थे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में, वो तो उतना तो स्ट्रांग नहीं था। तो कुछ चीजें मैंने यूएस का कुछ लीडर्स से कुछ बहुत सारे चीजें सीखा, और बहुत सारे चीजें मैंने इंडियन एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल तरीके से मैंने चेंज कराया, और उस तरीके से शुरू किया 98 में। और भगवान की कृपा से, और जो लोग हमारे साथ थे, वो सभी का जो टीम वर्क के उसके वो भी एक इम्पोर्टेंट बात होता है ना डायरेक्ट सेलिंग में। तो उस वजह से मैं बहुत फास्ट उस कंपनी में ग्रो किया। इनफैक्ट 10 साल में मैंने वहाँ का सेकंड हाईएस्ट रैंक अचीव किया। उस रैंक में अभी भी मेरे ख्याल से उस कंपनी में एक ही शख्सियत है। तो 2003 तक मैंने तो फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में ही था, उस कंपनी के साथ ही था। इट्स अ ग्रेट कंपनी। वो 2003 में मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी मैंने काम चालू किया, मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी चालू किया, और उससे मैं कुछ डाइवर्सिफाई किया। मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मेरा जो री इन्वेस्टमेंट, जो भी मैंने पैसा बनाया वो सब डायरेक्ट सेलिंग से ही है। वो पैसा मैंने री इन्वेस्ट किया, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में री इन्वेस्ट किया, मैंने एक IT कंपनी में इन्वेस्ट किया, और मैंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू किया था, उसके बाद तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस में। तो उसका एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी चालू किया, ब्रह्मा कंसल्टिंग नाम से। अभी तो 12 साल हुआ है। 12 साल में हमने तकरीबन 500 से ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को स्केल अप किया है। मेरा एक टीम है वहां पे, 23 मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स में काम करते हैं। इनफैक्ट साउथ इंडिया का लार्जेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है हमारा। उसमें मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अब तो कुछ भी नहीं है। और उस दौरान तो डायरेक्ट सेलिंग तो चल रहे थे, यानी कि जो भी ब्यूटी जो हम डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं ना, जो रेसिजुअल इनकम, लिवरेजेबिलिटी, और सब चीजें में एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया। इनफैक्ट 2003 के बाद मैंने तो कोई प्लान भी नहीं दिखाया। इनफैक्ट दैट इज द पावर ऑफ दिस मॉडल, जहां पे मैं ऑफ कोर्स ट्रेनिंग्स और सब करते थे, लेकिन नए लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ा। 2010-2011 तक मैं वही कंपनी के साथ ही बिजनेस किया, और 2011 में मैं उस कंपनी के साथ जो बिजनेस रिलेशन था वो छोड़ दिया। रीजन तो बहुत इंटरनल और इंटरनल चीजें थे, यानी कि कुछ मैनेजमेंट पॉलिसी और स्ट्रैटेजी और उस सब चीजों के ऊपर कुछ डिस्कनेक्टिविटी हुआ। मेरा नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, उनका डिस्कनेक्टिविटी ज्यादा था। कुछ वक्त ऐसे था जहां पे केरला में तो बहुत सारे लीगल इश्यूज हुआ था इस इंडस्ट्री के ऊपर। वहां पे जितना सपोर्ट हम कंपनी से हम एक्सपेक्ट किया, क्योंकि ये लोगों का जिंदगी के सवाल है ना, तो लोग बहुत एक्सपेक्ट करते आते हैं। तो वो जब नहीं मिला तो कुछ स्ट्रांग डिसीजन मुझे लेना पड़ा। 2011 नवंबर में मैंने रिजाइन कर दिया, और उसके बाद जब इतने सारा लॉग है तो कुछ तो करना है। तो हमने दूसरे कंपनी के तलाश में थे, और
उस टाइम इंडिया में एक दूसरा मल्टीनेशनल कंपनी लॉन्च करने का टाइम था और उसके साथ हमने स्टार्ट किया। कंपनी वाज गुड, प्रोडक्ट्स वर गुड, लेकिन इंडियन सिस्टम को समझने के लिए टाइम लगा, यानी कि इंडियन लीगल सिस्टम्स, इंडिया में तो काम करने का तरीका अलग होता है ना, टिपिकल अमेरिकन स्टाइल तो हम में नहीं चलते। तो इसलिए 1 साल के अंदर ही वो कंपनी के लिए कुछ बहुत बड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ा, मुझे भी फेस करना पड़ा। उस टाइम सिर्फ वही कंपनी नहीं, 2011 मेरे ख्याल से 2011 में या हर एक कंपनी केरला में स्पेशली, हर एक कंपनी, चाहे वो जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज, एमवे, मोदी केयर, मोनवी, सभी कंपनीज के ऊपर लीगल इश्यूज आ गया और वर्स्ट जो भी फेस कर सकता था वो सब मैंने भी फेस किया उस टाइम, और वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सका उसके बाद। यानी कि शुरुआत में ही उस तरह का एक ब्लो आ गया तो कंपनी सर्वाइव करना मुश्किल है। तो उसके बाद मैंने अपना खुद का एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए डिसाइड किया, क्योंकि जब एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर है, हम पे एक कंपनी के ऊपर नहीं था, स्टेज में जो हुआ था वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर था वो पूरा चैलेंज। और इसलिए मैंने सोचा कि इस इंडस्ट्री के अंदर ही काम करके, मुझे दूसरे बिजनेसेस भी थे, फिर भी इस इंडस्ट्री को एक सेंस ऑफ प्राइड बिल्डअप करना ही है। और जो लोग मुझे देखे कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज नॉट लीगल, मुझे प्रूव करना था कि इट्स लीगल। तो इसलिए इसका जो गाइडलाइन बनाने में भी कुछ काम किया, वत्स जी आपको पता है हम दोनों कुछ काम किया उस टाइम साथ में मिलके। और उसके बाद हमने एक आयुर्वेदा बेस्ड कंपनी शुरू किया था, लेकिन वो भी कुछ इंटरनल इशू के वजह से हमने एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ वो ब्रांड मर्ज कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब ब्रांड अभी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं और वो कंपनी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। उसकी वजह से मैं वो कंपनी के साथ भी उसका नेटवर्क में भी आ गया, लेकिन मैं तो उतना एक्टिव तो नहीं था वहाँ पे। मेरा जो फोकस तो पूरा रिसर्च के ऊपर चले गए। 2006-7 में मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट में आ गया, थॉट प्रोसेस री इंजीनियरिंग नाम का, न्यूरो साइंस बेस करके एक प्रोजेक्ट था। यानी कि नॉर्मल माइंड पावर से भी ज्यादा क्या है, डीपर लेवल में किस तरीके से लोगों का पीक लेवल से परफॉर्मेंस आप बाहर लेके आ सकते हैं, इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया। और थॉट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, उसके ऊपर पेपर्स भी पब्लिश्ड है। और वो मुझे और डीपर लेवल ऑफ साइंटिफिक वेलनेस के ऊपर लेके चला। मुझे लेके चला लॉन्जिविटी रिसर्च के ऊपर, यानी कि किस तरीके से लंबे साल तक आप यूथफुलनेस मेंटेन कर सकते हैं। आप 80 साल में या 90 साल में भी 30 साल या 40 साल में जो एनर्जी और प्रोडक्टिविटी थे वो कंटिन्यू कर सके, यानी कि आप सोसाइटी को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। उस तरह का चीजों में मैं ज्यादा 2015 के बाद तो मैंने उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया। और उसके ऊपर मैंने एक बुक भी लिखा, द मेकिंग ऑफ अ सुपर ह्यूमन। और उसके बाद मैंने सोचा कि वो प्रोजेक्ट, वो इतना एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, वो लेके उसके बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है उनका हेल्थ और वेलनेस के ऊपर। तो वो लेके मैंने मेरा एक अभी एक प्रोजेक्ट कंपनी चालू किया, यानी कि 2008 में हमने रजिस्टर किया, अभी तो कमर्शियली हमने लॉन्च किया, जहां पे ये जो लॉन्जेविटी, मेंटल वेलनेस और पीक परफॉर्मेंस के ऊपर किस तरीके से आप, मेरे भाषा में कहूं तो बायो हैक कर सकते हैं, बायो हैकिंग कहते हैं, हैक योर ओन बायोलॉजी। वो करने के लिए लोगों को एम्पावर करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स, टूल्स, एजुकेशन है, सब लेके हमने एक कंपनी भी चालू किया है। ऑफ कोर्स डायरेक्ट सेलिंग में ही है, डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा किया है उसके अंदर। ये हुआ है मेरा जर्नी अभी तक। वंडरफुल सर, बहुत इंस्पायरिंग भी है। और एक जैसे हम लोग की फिल्म देखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, चेंजेस होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। तो Yes. वैसी आपकी जिंदगी रही है सर। एक दो चीजें अब तक जो आपने शेयर किया उसमें मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ। एक तो आपने बोला केरला के लोग एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। Yes. और मैंने भी, मेरा जो बीएड था, बैचलर इन एजुकेशन, तो वो केरला से किया था नायर सर। शायद आपसे मेरा कभी बात नहीं हुआ। Oh, इट वाज 1994। सो अच्छा, गुरुवायूर केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ त्रिचूर, वहां वाह, से मैंने बीएड किया था। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय करियर एज ए संस्कृत टीचर। सो मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है एक्चुअली केरला से।
और फैंटास्टिक। बहुत कुछ सीखा है मैंने केरला से। और नेटवर्क भी जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं केरला में गया कि केरला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं कुछ रिवॉर्ड करना चाहता हूँ उस फीलिंग के साथ में। सो दैट्स ग्रेट। और सेकंड, आपने वो याद दिलाया जब हम लोग गाइडलाइन के लिए काम कर रहे थे, यस। और मुझे याद है दिल्ली की एक वो मीटिंग जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की सारी एसोसिएशंस थी, और हमने मिनिस्ट्री से मिलना था, और हमने एक मीटिंग की थी, उसको नाम दिया था हमने नो बैनर मीट। तो उसमें हमने किसी एसोसिएशन के बैनर पे हम नहीं मिले थे। मुझे याद है। तो हाँ, तो आप साउथ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे थे, और मैं इधर फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बिहाफ से था। तो हम लोग वहां पे मिले थे, और आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर उसमें। और ये एक जो फील रहता है ना सर, कि भाई गलत हुआ, कानूनी कार्रवाई हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन हम गलत नहीं थे, ये प्रूव करने का जो एक जज्बा रहता है वो आपके अंदर में था। मैं उसका पर्सनली गवाह हूं, और बहुत सारे लोग उस चीज को एडमायर करते हैं, और आपका रिस्पेक्ट उस दृष्टि से बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री में। थैंक तो यू। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं सर। देखिए, डायरेक्ट सेलर जो डायरेक्ट सेलिंग में पाना चाहता है वो आपने सब कुछ पाया। आपने खुद एग्जांपल दिया, आपने मार्केटिंग प्लान नहीं दिया 2003 के बाद में, उसके बावजूद भी आप 2010 तक करते रहे। आपकी ऑडियोज थी, वीडियोज थे, बड़ा नाम था आपका। मतलब आपका जो मुकाम है आज भी बहुत बड़ा मुकाम है। ऐसा क्या वजह रही? आप, हालांकि आपने बताया कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज रहे, कुछ दूसरे कारण रहे, लेकिन कोई इमोशनल चीज ऐसी रहती है सर? क्या ऐसा रहता होगा कि एक आदमी जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, जीने मरने की कस्में खाता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, फिर ऐसा क्या मोमेंट आता है सब जब आदमी डिसीजन लेता है कि नहीं, अब नहीं, अब काम नहीं करना, अब कुछ और करना है? या वत्स जी, आपको भी पता है हर एक बिजनेस में इम्पोर्टेंट है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ 4 चीज़ें, जो भी कंपनी है उसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पर्पस, कंपनी का पर्पस। दूसरा जो होता है कंपनी का प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स पर्पस को कनेक्ट करना चाहिए। तीसरा जो होता है जो पीपल, वो जो प्रोडक्ट और पर्पस को लेके चलने वाला है। फोर्थ जो होता है प्रोसेस, किस तरीके से काम करना चाहिए। चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जब पर्पस नंबर 1 और प्रोसेस के ऊपर जब आपको डाउट लगता है, यानी कि ये पर्पस और प्रोसेस, ये दोनों अगर पीपल से कनेक्टेड नहीं होता है, यानी कि पीपल, जहां पे अगर आप देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तो एक एक शख्सियत है, जो आज के दिन में जो एक कंपनी में साइन अप किए हुआ बंदा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो होगा इस इंडस्ट्री को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज करने वाला बंदा। तो यानी कि अगर पर्पस और प्रोसेस, प्रोडक्ट तो यस, प्रोडक्ट तो बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट, डायरेक्ट सेलिंग में उसकी जरूरत है। लेकिन पर्पस और प्रोसेस अगर लोगों का कनेक्टिविटी का बाहर जा रहा है और वो कनेक्टिविटी आपको मिस होना शुरू कर दिया, तो उस टाइम तो आपका दिल वहां पे नहीं होगा, आपका कॉन्शियसनेस आपको चैलेंज करेगा। आपको पैसा तो आते हैं, पैसा जब मिलते हैं ना उस टाइम, वो बैंक में आने के टाइम पे आपको लगता है अरे यार ये तो मुझे लेना है या नहीं लेना है। मैं तो उस तरह का एक शख्सियत हूं जहां पे कॉन्शियसनेस मेरा बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए उस टाइम मुझे लग रहा था या मैं तो पैसा बनाता था, लेकिन इस सिर्फ प्लान की वजह से नहीं है, प्रोसेस की वजह से भी हो सकता है कि उस तरह का जो लोग जितना एफर्ट डालते थे उसके मुताबिक जो रिजल्ट्स मिलता था वो कम था, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि जहां पे मैंने कहा था ना, जहां पे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो लोगों के साथ होना चाहिए, पार्टनरशिप है। जहां पे एक इश्यू लोगों के ऊपर होता है उस टाइम कंपनी अगर हैंड्स ऑफ कर दे तो बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। सो इट्स एन इमोशनल इश्यू, इट्स अ लॉजिकल इश्यू, दोनों तरीके से। तो दैट वाज द रीजन। मेरे लिए तो पैसा अच्छा था उस टाइम पे, यानी कि मैंने तो 2009 में ही मेरा BMW ले लिया था। अगर लोग उस तरीके से मटेरियल वेल्थ से सक्सेस कनेक्ट करना चालू कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ बहुत सारे स्टोरीज कर सकता हूँ। तो पैसा तो अच्छा आता था मुझे तो लग रहा है कि उस कंपनी में तो मैं 1 और 2 में था, यानी कि इनकम लेवल पे। बट
कॉन्शियसनेस भी उसके साथ चलते हैं ना। जब आपके साथ इतने सारे लोग हैं, लोग तो आपको देख के बिजनेस में आते हैं, कंपनी को देखे नहीं। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कंपनी से कुछ करवाना है तो करवाना पड़ेगा, वो नहीं हो रहा है तो उसके बाद अगर ये भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है वत्स जी। जब आप कुछ चीजें करते हैं उसके बाद आप कंपनी के ऊपर इतना लॉयल्टी बिल्ड कर चुके हैं लोगों के मन में, तो जब आपको लगता है कि कंपनी ठीक डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, उस टाइम आप वापस मुड़ के बात भी नहीं, इन लोगों से कर भी नहीं सकते। वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा आप ही कह रहे थे यानी कि कंपनी इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं 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 ये गलत है। तो गलत है तो गलत है। सी एक चीज तो है ना, जब एक कंपनी को चलाने वाले लोग होता है वो मैनेजमेंट, ओके, और मैनेजमेंट में चेंजेस हो सकता है। यानी कि आज जो मैनेजर्स है, सीईओ है, कल तो कोई दूसरा आ सकते हैं और उनका जो पॉलिसी में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। तो उसके मुताबिक जब कुछ चेंजेस कंपनी के अंदर आता है, तो जब सपोज एक लीडर लोगों से कह रहा है कि अरे यार ये तो कुछ प्रॉब्लम है, तो नहीं 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 हो नहीं सकता। दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस इंडस्ट्री। तो मैं इसलिए मैं बहुत पसंद करता हूं नारायण मूर्ति जी का एक स्टेटमेंट, इंफोसिस का चेयरमैन। ही सेड बी इन रोमांस विथ योर प्रोफेशन, डोंट बी इन रोमांस विथ योर कंपनी। सो आप आपके प्रोफेशन को रोमांस करो, इतना प्यार करो। कंपनी से प्यार करना, कंपनी तो ह्यूमन बीइंग नहीं है, कंपनी इज बेस्ड ऑन पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। उसमें चेंजेस आ सकते हैं, ये समझना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में अभी भी इंडियन मार्केट में मैच्योरिटी कम है, इसलिए एक शख्सियत दूसरे कंपनी के बारे में सोच रहे, बात कर रहे हैं, तो अरे यार ये तो यू नो इनको खरीद चुका है, इनको उस तरीके का चीजें होता है। सो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एनीवे। सर समटाइम होता है हम लोग डिसीजन ले लेते हैं इमोशन में आके, और लॉजिक भी दोनों रहे आपके जैसा आपने बताया। आप उसके बाद भी आपने काम किया और आज आप सक्सेसफुल हैं, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं आप, बहुत सारे कामों में आप लीड कर रहे हैं। लेकिन कभी जब आप सोचते हैं सर, कभी कुछ मलाल आता है कि जो वो निर्णय लिया 2011 में, वो निर्णय सही नहीं था, अगर रहते तो ठीक रहता, ऐसा कुछ फील होता है सर कभी? और या आप सेटिस्फाई हैं कि जो निर्णय था दैट वाज राइट? सी, जैसे स्टीव जॉब्स का एक स्टेटमेंट है, कनेक्टिंग द डॉट्स टुवर्ड्स द बैक। जैसे आपको एक पॉइंट पे जब आप डिसीजन लेते हैं वो सही है गलत है आपको समझने के लिए, तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद जहां पे आप पहुंच चुके हैं, वो पॉइंट पहुंचने के बाद आपको वो डॉट्स पीछे आपको कनेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो डिसीजन मैंने वहां पे लिया था, उसका क्या असर अभी हुआ है। यानी कि उस पॉइंट पे हो सकता है कि हम मुझे लगा होगा कि अच्छा है बुरा है, जो भी डिसीजन है, लेकिन आप 5 साल के बाद, आज के दिन में आप जो भी डिसीजन कर रहे हैं, 5 साल के बाद ही आपको पता चलता है कि इसका असर क्या है। तो हर एक सिचुएशन और हर एक डिसीजन को उसी टाइम पे जज करना उतना अच्छा नहीं है। तो अगर मैं अभी मुड़ के देखूं और 2011 में मैंने जो डिसीजन लिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी जो भी मैंने कर रहा हूं, जो मेरा ड्रीम के मुताबिक जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूं, अगर वहां पे हुआ होता तो मे बी दैट दिस मस्ट नॉट हैपेंड। तो आई डोंट रिपेंट। जो भी डिसीजन मैंने लिया, वो डिसीजंस मैंने सोच समझ के ही लिया है, और उसमें अगर कुछ नुकसान हुआ है तो मैक्सिमम नुकसान मेरा ही हुआ होगा, कोई दूसरे के नहीं हुआ होगा। तो वो सोच के ही मैं हर एक डिसीजन लेता हूं। दैट्स ग्रेट सर। आपने सर पूरे इंडिया में नेटवर्क बनाया, टीम बनाया, बहुत कम समय में बनाया, और उस समय बनाया जब हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। आज एक डायरेक्ट सेलर अगर स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहता है, नेटवर्क तो है लेकिन डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, अब भी सारा काम खुद ही करना पड़ता है, तो आपका तो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है सर। कुछ उस खजाने से कुछ चीजें आप बताएं सर। बड़ा नेट मतलब एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैसे टीम में पैदा कर सकते हैं सर? सी, बेसिक थिंग इज, मेरे ख्याल से जब लीडरशिप के बारे में बात करें तो ये समझना चाहिए, लीडरशिप इज नॉट अ बिजनेस, लीडरशिप इज अ क्वालिटी। तो बिजनेस तो प्रोडक्ट्स का है, बिजनेस तो जो जो सर्विसेज का है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक बहुत अच्छे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़े करना है, तो पहला चीज ये होना चाहिए कि आप एक कल्चर क्रिएट करना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सही तरह का कल्चर।
और उसमें कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एटीट्यूड और कैरेक्टर में बहुत फर्क होता है। एटीट्यूड जो आप दिखाते हैं लोगों को जब, और रादर जो आप दिखाते हैं जब दूसरे लोग वॉच करते हैं, आपको देखते हैं, उस टाइम जो दिखाता है उसको एटीट्यूड में कहता हूं। मेरे 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 डिक्शनरी में एटीट्यूड का मीनिंग तो, एटीट्यूड इज ऑलमोस्ट लाइक ए मेकअप। जब भी आप मेकअप डाल सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर इज ओरिजिनल। कैरेक्टर जो होता है वो डीप रूटेड है। कैरेक्टर को कहते हैं ना, व्हाट यू डू व्हेन नोबडी एल्स इज वाचिंग यू। जब कोई भी आपको देखता नहीं है उस टाइम आप क्या करते हो, वो आपका कैरेक्टर का नमूना है। तो एक अच्छे लीडर के लिए एक लीडरशिप क्या होता है, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंसी का एक बैलेंस है। कैरेक्टर और कॉम्पिटेंसी, आप कॉम्पिटेंट स्किल भी चाहिए, आपको प्लान दिखाने के स्किल चाहिए, आपको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट या सेल करने का स्किल चाहिए, सेल स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए, आपको आर्टिकुलेशन स्किल चाहिए, आपको लोगों को मोटिवेट करने का स्किल चाहिए। कॉम्पिटेंसी तो चाहिए ही चाहिए। वो आपको, उसके लिए आपको ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, आपका जो आप किसी मेंटर को चूज करना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सिर्फ कॉम्पिटेंसी से ही आप एक लेवल तक ही पहुंच सकता है। उसके ऊपर आपको जाना है तो आपका कैरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है। सो इसलिए मैं कहता हूं लीडरशिप इज अ कॉम्बिनेशन। ये तो एक कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर और कॉम्पिटेंसी का। तो ये दोनों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जब आप एक लीडर बन रहा है तो दूसरे लोग आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां पे आप गलती नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आपसे कुछ गलती नहीं हो सकता है। एंड दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि लीडरशिप मीन्स लोगों को प्लीज करते रहना, लोगों को क्या है, हर एक के मन में मेरे प्रति अच्छे विचार होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। नो, दैट इज कॉल्ड पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। लीडरशिप इज नॉट पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। लीडरशिप जहां पे आपको कुछ चीजों के ऊपर खड़े होना है, इफ यू हैव टू स्टैंड फॉर समथिंग, आपको वहां उस चीज के ऊपर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और लीडरशिप वो चीज है जहां पे आप एक विजन आपने फिक्स किया और वो विजन आपने सही तरीके से आपके टीम मेंबर्स को कम्युनिकेट कर दिया और वो शेयर्ड विजन बना दिया, और आप वो विजन के डायरेक्शन में लोगों को लेके चल रहा है। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। वहां पे चैलेंजेस होगा, वहां पे कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना पड़ेगा, वहां पे कुछ चीजें आप ऐसे करेंगे जो आपके साथ जो लोग हैं उनको पसंद भी नहीं लग सकता है। ऐसे भी कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड लीडरशिप। उस तरीके से ही आपको बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस खड़े कर सकते हैं। तो मींस मैंने खुद को लीडरशिप के सारे गुण अपने अंदर पैदा करना है। एक अच्छे कैरेक्टर के साथ में अगर काम करूंगा तो फिर मेरा डुप्लीकेशन होगा और टीम में मेरा जो प्रतिबिंब है, मेरा जो डुप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। दैट्स ग्रेट सर, बिल्कुल, बिल्कुल। वंडरफुल इनपुट। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं नायर सर। तो आपकी एक बुक पहले लॉन्च हुई शायद 2010 में, तथास्तु। तो तथास्तु ये एक संस्कृत वर्ड है जिसको हम लोग जैसे कुछ पुराने मूवीज में भी देखते हैं ना, तो जब भगवान की भक्ति करते थे लोग तो भगवान कहते थे तथास्तु वैसा ही हो। तो ये कुछ स्पिरिचुअल बुक है, ये साइंटिफिक है, इसमें क्या है सर तथास्तु में? ये तो मैं कहता हूँ एक स्पिरिचुअल साइंटिफिक बुक है। यानी कि जब मैं 2002 से लेके मोटिवेशनल यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेशनल ट्रेनर तो बनते ही है। तो 2002 के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करता था और बहुत बड़ा ह्यूज फंक्शंस। लार्जेस्ट फंक्शन मैंने अभी किया है जो 72,000 लोगों का लोगों का फंक्शन था कोचिन जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में। और अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी मैंने एक क्लोजिंग स्पीकर में तकरीबन 50,000 लोगों का एड्रेस किया। तो यानी कि जब इस तरह का बड़ा मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, बड़ा मोटिवेशनल सेमिनार्स करते हैं, तो हमको पता है कि उसका जो मोटिवेशन जो होता है वो एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद तो नॉर्मल होता है एक्चुअल लाइफ में आने के बाद। तो मैं सोच रहा था ये सक्सेस का वजह क्या है, रीजन क्या, कुछ लोग कैसे सक्सेसफुल बनते हैं। सेम कंपनी, सेम प्लेटफॉर्म, सेम प्रोडक्ट्स, सेम कॉम्पनसेशन प्लान, और कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल बनते हैं, कुछ लोग नहीं।
और जो लोग बहुत सक्सेसफुल बनते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग इतना काम भी नहीं करते हैं, काम तो करते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा काम करने वाला लोग वही कंपनी में है। तो ये मुझे बहुत क्यूरियोसिटी मेरे अंदर पैदा किया और उसके वजह से मैंने डीपर लेवल ऑफ रिसर्च किया थॉट प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ऊपर। ये ब्रेन कैसे काम करते हैं, हमको पता है किस तरीके से मेरा हाथ को ऑपरेट करना है, किस तरीके से मेरा पैरों को ऑपरेट करना है मुझे पता है, लेकिन किस तरीके से मेरा ब्रेन को ऑपरेट करना है उसके बारे में तो जानकारी बहुत कम है हमारे पास। क्योंकि न्यूरो साइंस ऐसे ही आप देखें तो एक नया साइंस है, सिर्फ 20 साल पुराना है, यानी कि 90% जो भी आपको न्यूरो साइंस के बारे में पता है आज के दिन में, उसमें 90% जो पिछले 20 साल के अंदर ही हुआ है, यानी कि अंदर ही रिसर्च करके आए हुए हैं। तो इट्स ए न्यू साइंस। और हम सोचते हैं कि वो सिर्फ न्यूरो साइंटिस्ट और न्यूरो सर्जन्स, साइकियाट्रिस्ट, उस तरह का लोगों को ही पता होता है। तो मैंने क्या किया है कि मेरा जो वेलनेस हॉस्पिटल भी चलता है 2003 से लेके, तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर से भी मेरा कनेक्टिविटी है, उसकी वजह से मैं न्यूरो साइंस में बहुत सारे इंटरेस्ट ले लिया और वो लेके मैंने ब्रेन के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल कैसे क्रिएट करे उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो तदास्तु अगर आप देखें तो ब्रेन के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल है, किस तरीके से आपका ब्रेन आप सही तरीके से यूज करे और ऑपरेट करे, क्योंकि तदास्तु मीन सो बी इट, जो भी आप सोचते हैं वही होने वाला है। तो जो सोच, किस तरीके से मैं वो सोच साइंटिफिकली क्रिएट कर सकता हूं और किस तरीके से वो सोच क्रिएट होने के बाद जो प्रोसेसेस जो होता है, चाहे वो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना है, रिसोर्सेस आपके सामने आना है। इनफैक्ट मुझे बहुत इंस्पायर किया हुआ एक कोट है पतंजलि महर्षि का। वो कोट ऐसा है, इफ यू आर टोटली इंस्पायर्ड बाय अ ग्रेट पर्पस और एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट, your thoughts will break all the bonds, your mind transcends limitations, your consciousness will expand to all directions. Dormant forces, talents, faculties, and resources will come alive. They take you to a place by far you haven't even dreamed in the wildest of the dreams. ये तो BC 3514 में लिखा हुआ स्टेटमेंट है, उसके बाद ही पूरा मोटिवेशनल बुक्स दुनिया में आ गया। और इसमें लिखा है क्या, When you are totally inspired by a great purpose, एक बड़ा ह्यूज पर्पस के ऊपर आप टोटली इंस्पायर्ड हो गया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट के ऊपर आप इंस्पायर्ड हो गया, तो वहां पे आपका सोच का जो बंधन है वो सब ब्रेक होता है। आपका जो मन ट्रांसेंड होता है, यानी कि यहां पे होगा वहां पे भी होगा एक ही टाइम पे। जैसे आपके मन में वो सोच आ गया, वही सोच दूसरे एक शख्सियत के मन में भी आ गया और आप दोनों आपस में कनेक्टेड हो गया। माइंड ट्रांसेंड्स लिमिटेशंस। कॉन्शियसनेस यानी कि आपका बुद्धि जो एक्सपैंड होता है। डोरमेंट फोर्सेस, टैलेंट्स, फैकल्टीज एंड रिसोर्सेस, जो अभी तक डोरमेंट था, यानी कि आपको पता भी नहीं था उस तरह का एबिलिटीज आपके अंदर है, आपको पता भी नहीं था, आप उस दिन तक उस तरह का लोगों से आपने मिला भी नहीं, तो उस तरह का लोग आपके जिंदगी में आ जाएंगे, उस तरह का सिचुएशंस आपके जिंदगी में आ जाएंगे, वो सब मिलके आप जो सपने में भी नहीं देखा उस लेवल पे आपको लेके पहुंच जाएंगे। तो मैंने सोचा इसका साइंस क्या है, वही साइंस है तदास्तु। तदास्तु इज न्यूरो साइंस सिंप्लीफाइड, जो आप हर एक दिन में आपके जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, अद्भुत बुक है सर। और डायरेक्ट सेलिंग में तो लोग जर्नली इस प्रकार की बुक्स पढ़ते ही हैं, रहस्य इतना पॉपुलर हो गया पूरी दुनिया में। वंडरफुल सर। और रिसेंटली जो आपका बुक आया है सर, द मेकिंग ऑफ ए सुपर ह्यूमन, तो सुपर ह्यूमन तो हमने पिक्चर्स में देखा है सर, प्रैक्टिकली भी सुपर ह्यूमन बना जा सकता है? वो सुपर ह्यूमन, वो फ्लाई करने वाला सुपर ह्यूमन, वो नहीं है। मेरा जो सुपर ह्यूमन होता है, मेरा जो डेफिनेशन ऑफ सुपर ह्यूमन ऐसा होता है, जो शख्सियत लंबे आयु, लंबे साल तक हाई प्रोडक्टिविटी, हाई एनर्जी और पीक परफॉर्मेंस लेवल पे जी सकते हैं। यानी कि मैं लोगों को ड्रीम कराता हूं कि उनका 100th बर्थडे सेलिब्रेट करने के दिन में भी 5 किलोमीटर का रन कंप्लीट करके कैसे आपका केक कटिंग सेरेमनी करें। पॉसिबल है क्या? नहीं, यस पॉसिबल है। आज के दिन में साइंस उतना एडवांस कर चुके हैं। मेकिंग ऑफ अ सुपर ह्यूमन इज प्योरली अ साइंटिफिक बुक, वो भी सिंप्लीफाइड किया हुआ है आम आदमी के लिए समझने के लिए। लेकिन ये मेरा जो पिछले 3-4 साल का जो रिसर्च से जो भी चीजें मुझे पता चला, वो सब चीजें मैंने कंपाइल किया हुआ है, किस तरीके से आप लंबे आयु तक, लंबे साल तक हाई प्रोडक्टिविटी और हाई एनर्जी और पीक लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस आप मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि
उसी तरीके से आप 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में भी आप प्रोडक्टिव है तो सोसाइटी के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके नेशन के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। तो उसके लिए किस तरह का बायो हैक्स, हैकिंग योर ओन बायोलॉजी, आपका बायोलॉजी, आपका माइंड और आपका बॉडी को किस तरीके से आप पूरी तरीके से कंट्रोल में ले सकते हैं, उस चीजों के ऊपर मैंने बहुत सारे, तकरीबन 200 से ज्यादा बायो हैक टेक्निक्स मैंने उस बुक में लिखा है और बहुत बढ़िया तरीके का एक्सेप्टेंस बुक में मिल रहा है। मैं इतना खुश हूं क्योंकि मुझे डॉक्टर्स से, मेडिकल एक्सपर्ट से बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला बुक के ऊपर। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन वेलनेस जो कहते हैं, जो पर्सनलाइज्ड वेलनेस मैनेजमेंट, तो वो उसके ऊपर कनेक्टेड है वो पूरा चीज, पर्सनलाइज्ड वेलनेस मैनेजमेंट, यानी कि पर्सनलाइज्ड फिटनेस, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, पर्सनलाइज्ड योगा, ये सब चीजें। और एक बहुत यूजफुल बुक है हर एक शख्सियत के लिए। तो उनका जो भी फील्ड में वो काम करते हैं, उनका पीक लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस अचीव करना और लंबे साल तक मेंटेन करने के लिए बुक हेल्प करेगा। तो उसको अगर हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं कि अपनी जवानी को बरकरार कैसे रखें, एंटी हाँ, एजिंग में हेल्प करेगी सर। यस यस वत्स जी, मैं ये भी अनाउंस करना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम में भी मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि ऐसे ही मैं प्लान भी नहीं था अनाउंस करने के लिए। उसका हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे ख्याल से। बाय 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 फरवरी एंड मार्च में हिंदी में भी वो बुक मार्केट में लेके आ रहा हूँ। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। और अभी जो इंग्लिश वर्जन उसका अवेलेबल है सर, इंग्लिश एडिशन है? यस बिल्कुल, वो मेरा एक वेबसाइट है, मैं वो लिंक आपको शेयर कर सकता हूँ और उसमें अवेलेबल है। यस, हम लोग उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सर। आपके पास में नायर सर खजाना बहुत है, न केवल मात्र डायरेक्ट सेलिंग का, अभी तो आप जिस गहराई से चीजों को सीखते हैं और जो आपका प्रेजेंट करने का तरीका है वो अद्भुत है। बहुत सारे प्रश्न है सर, बहुत क्विकली मैं 2-3 प्रश्न ले रहा हूँ व्यूअर्स। या राजकुमार का प्रश्न है, वेलनेस इंडस्ट्री में क्या स्कोप है? फैंटास्टिक। वेलनेस इंडस्ट्री तो अगर आप देखें तो 2000 से लेके रेवोल्यूशन पूरे दुनिया में चल रहा है, वेलनेस रेवोल्यूशन। इसकी वजह से आपने फिटनेस सेंटर्स देख रहे हैं, बहुत सारे योगा सेंटर्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कंपनीज, ये सब वेलनेस रेवोल्यूशन का पार्ट है। लेकिन 2020 से लेके वेलनेस रेवोल्यूशन और वेलनेस इंडस्ट्री एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आ रहा है, जो उसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड वेलनेस मैनेजमेंट, पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। दैट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर, जहां पे आप आपका एक्सरसाइज, आपका फूड, आपका जो खाना, आपका जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, सब चीजें पर्सनलाइज कर सकते हैं। उस तरह का साइंस, उस तरह का एडवांस साइंस, जेनेटिक्स से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरा जो नया जो बिजनेस प्रोजेक्ट है वो हम वही डील करते हैं। सो वेलनेस का तो बहुत बड़ा भविष्य है। और मैं एक और चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि अगर वेलनेस के बारे में हम बात करना शुरू कर दिया, जब वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि जो 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 आपका जो अमेरिका जैसा देशों में इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा होना शुरू कर दिया, उस टाइम इंडिया में भी हम डिस्कस करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप देखें तो पूरे दुनिया का वेलनेस हब इंडिया ही है। 5000 साल पुराना जो स्टोरी, जो विजडम, वेलनेस विजडम, जो आयुर्वेदा और योगा में हमारे यहाँ पे है, सिद्धा में है। तो हम कलेक्टिवली हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आने वाले टाइम पे इंडिया को किस तरीके से पूरे दुनिया का वेलनेस का हब कैसे बनाए। अगर वेलनेस रेवोल्यूशन का नेक्स्ट वेलनेस रेवोल्यूशन 2.0 में किस तरीके से हम इंडिया को ड्राइविंग सीट में बिठाए, पॉसिबल है मेरे ख्याल से, ये पॉसिबल है। इट्स गोइंग टू बी बिग रियली। और डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर हम देखें तो सर सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री से आता है तो वेलनेस इंडस्ट्री से आता है। बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड भी बिल्कुल, आता है और इंडिया भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। लास्ट प्रश्न ले रहा हूं सर, नबाजीत रॉय का, हाउ आई कैन कन्वर्ट माई एक्शन प्लान इनटू एक्शन? बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन प्लान को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसके लिए एक चीज चाहिए, हिम्मत। मेरे ख्याल से उसकी कमी है, हिम्मत की कमी। यानी कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, यू लव टू कनेक्ट विद पीपल, लोगों से कनेक्ट करना है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। सी हिम्मत क्या है, यानी कि एक ही चीज है हिम्मत के बारे में। तो मैं एक सिंपल सा एक साइंस कहता हूं। लोग कहते हैं मुझे डर है, लोगों से मिलने के लिए डर है, लोगों को कॉल करने के लिए डर है। डर 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 क्या होता है?
डर एक ही चीज होता है, जब आपका जो फेथ है ना, जो आपके अंदर जो फेथ है, बिलीफ है, वो रिवर्स गियर में चलने वाला जो टाइम होता है, उस टाइम हम कहते हैं कि आप डर में हैं। सोच लो, फियर इज फेथ इन रिवर्स गियर। और डर से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? डर से बाहर आने के लिए हिम्मत चाहिए, करेज। करेज क्या होता है? करेज इज पुशिंग योरसेल्फ इनटू एक्शन इवन व्हेन यू आर इन डाउट। जब आपके अंदर शक है, आपके अंदर कंफर्म्ड फीलिंग तो नहीं है, आपके अंदर उतना कंफर्मिटी नहीं है, आपके अंदर शक है, उस टाइम भी अगर आप एक्शन के लिए आप खुद ही पुश कर सकते हैं, तो आप करेजियस है। सही है ना? सोच लो, आपको स्विमिंग अच्छी तरीके से आते हैं, तो आपके सामने एक स्विमिंग पूल है, वहां पे खुद के स्विमिंग करने के लिए कोई करेज की जरूरत तो नहीं है। लेकिन ऐसे एक रिवर वहां पे फ्लो कर रहे हैं, वहां पे इतना मैसिव लेवल का फ्लो है, वाटर फ्लो है, और आपको स्विमिंग आता है, उसके बाद भी आपको उस रिवर में स्विम करने के लिए करेज चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डाउट है, या मैं ये पार कर सकता हूं या नहीं, वो डाउट आपके अंदर है। जब वो डाउट है, वो शक है, उस टाइम भी आपने एक्शन कॉल फॉर किया, तो आप करेजियस है। तो यानी कि ये समझना चाहिए, जो भी शख्सियत करेजियस है, वो नहीं है कि उनके मन में कोई शक नहीं है, कोई डर नहीं है, उनके मन में भी शक है, लेकिन वो शक होने के नाते भी उन्होंने डिसाइड कर दिया कि आई एम गोइंग टू पुट माई सेल्फ इनटू एक्शन। तो आपको चाहिए करेज, और नो गट्स नो ग्लोरी। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने कि किस प्रकार हम लोग हिम्मत से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक्शन प्लान को एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपने शेयर की सर, बहुत खुल के बातचीत की आपने। एक्चुअली वो पार्ट भी हमने टच किया आपका, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, मेरी क्यूरियोसिटी थी, और आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया सर। और इंडस्ट्री की आप सेवा करते रहे हैं, मैं उसका गवाह रहा हूं, और आगे भी जब भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी सर, हम लोग आपको दोबारा फिर बुलाएंगे। और ये हमारा एक तरीका है इंडस्ट्री को सर्व करने का, इस चैनल के माध्यम से। आपने समय निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुरेंद्र वत्स जी। मैं कह सकता हूं कि आप बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया में इस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत बहुत एक्साइटिंग है। जैसे अमेरिका जैसे देश में $35 बिलियन का टर्नओवर चल रहा है, इंडिया में तो अभी तक 2 बिलियन भी नहीं पहुंचा है। तो बहुत काम होना है इस इंडस्ट्री में, और आप जैसे बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, उसकी वजह से ही मुझे बहुत भरोसा है, मुझे 100% विश्वास है कि इस इंडस्ट्री दुनिया का लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया बन जाएगा। So thank you so much for giving me an opportunity to be part of this channel, and wish you all the very best and God bless you. थैंक यू सो मच सर। एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं लास्ट में आपसे। हमारा जो अभी 100th एपिसोड था सर, उसमें हमने सुलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर को बुलाया, और उन्होंने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जो हिंदुस्तान में अब तक नहीं हुआ था। और उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर रही है नेक्स्ट सेशन से। हमारे इसी चैनल से उन्होंने अनाउंस किया, और उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि बहुत जल्दी विद इन 2-3 इयर्स वो एमबीए करवाएंगे, एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। और उस दिन हमारे साथ में एम कुमार पांडे सर, जो सेक्रेटरी थे जब गाइडलाइन रिलीज हुई, आप उनसे बखूबी परिचित हैं, वो भी उस समय हमारे पास में मौजूद थे। सो इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है सर, और आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका इनपुट हम सब लोगों को चाहिए। आने वाले समय में डॉक्टर अतुल घोषला, जो प्रोफेसर अतुल घोषला जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने बोला कि हम एक थिंक टैंक बना रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और जो गवर्नमेंट को भी इनपुट देगा। तो आपके पास में वो थिंक बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा विजडम है। तो हम लोग मिलते रहेंगे सर। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you everybody. थैंक यू। सो ये थे सजीव नायर जी, केरला कोचीन से हमारे बीच में आज उपस्थित हुए। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा तजर्बा, बहुत बड़ा अनुभव, उनकी लाइफ से हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। आज के इंटरव्यू को आपने ध्यान से देखा होगा, तो आप
विनर बन सकते हैं। नीचे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 5, और उन 5 प्रश्नों के अगर आपने सही जवाब दिए तो 10 लोगों को हम लोग विनर्स चुनते हैं, और जो भी विनर्स होते हैं उनको हमारी एक सीरीज है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें हम लोग एक वेबिनार करते हैं हर महीने। तो उस वेबिनार का फ्री रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा विनर्स को, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत के साथ में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक केयर योरसेल्फ। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।